Over to you, Ruchika. Hello viewers, this is Ruchika. Welcome to our YouTube channel Big Band the Language School. This is our fourth session for learning interview skills. And today we have our expert trainer available with us, Mr. Manav Jain sir. Hello sir. Yeah, hi, Ruchika, how are you? Yeah, I'm fine. hi, Ruchika, how are you? I'm fine sir. How are you? I'm good, thanks. Yeah. So today, what do we have today in this particular session, sir? So, as you know, that this is the last session of the interview skills. So, I have bring two to three very interesting questions which no one talks about actually. And sometimes interviewer pass the candidate or cross check the candidate in the interview with these questions. So basically, these are very important questions, and I think whether the candidate have checked this question or not, they should have a good presence of mind while answering these kind of questions. So without wasting any time, uh, I'll just update you that the first question we have it is why should we select you? The first question of this series and the 18th question of the whole series and the first question of this video. Yeah, over to you. Uh, sure, sir. Sir, see, in this particular question, mostly जो student होते हैं उनका आंसर ये होता है कि हम लोग जैसे कि क्वालिफिकेशन के बेस पे और प्लस उनका पर्टिकुलर वर्क पे कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल Yeah. नॉलेज है उसके बेस पे और जितना कितना ज़्यादा उन्होंने उसमें अचीवमेंट किया है वो ज़्यादा मैटर करता है, वो उसे एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है सर। 100% yes. हाँ जी सर। 100% yes. Agreed. But the see, basically the thing is कि when the candidate answer this question, 99% of candidate count their achievements and count their past work done. But according to me, I think there are two tips which the candidate should follow while answering this question. पहला tip ये है हाँ जी। कि they should mention that experience which they haven't mentioned in their CV. Again repeat, उनको वो एक्सपीरियंस मेंशन करना चाहिए अपना, वो फेलियर्स, वो सक्सेस या उन्होंने जो भी कुछ सीखा जो कि वो उन्होंने सीवी मेंशन नहीं किया, क्योंकि हर चीज सीवी में मेंशन नहीं होता। सीवी पे तो सिर्फ आपको एक एक्टिविटी फॉलो होता है कि मैंने ये किया, यहाँ पे फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस उसमें नहीं होते। तो आपको ये चीज एक इंटरव्यू के माइंड में डालना बहुत जरूरी है कि आपने क्या सीखा, राइट। और सेकेंडली, कई बार इस क्वेश्चन में एक, जैसे मैंने पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि कुछ कुछ कैंडिडेट्स ने मतलब मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए और बड़े पोलाइटली ये बोला, थोड़ा बटरिंग करते हुए कि सर राइट नाउ आई हैव सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, एंड यू हैव इंटरव्यूड मी या फिर यू हैव ग्रिल्ड मी फ्रॉम लास्ट 2 hours, सो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज मी दैट व्हाई यू शुड हायर मी। आपने उनकी थोड़ी क्वालिटी बता दी, उनको थोड़ा बटरिंग भी कर दिया और आपने उनके ऊपर एक वापस एक क्वेश्चन भी डाल दिया, सर आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू नो कि व्हाई यू शुड सिलेक्ट मी इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो आई थिंक ये दो तीन जो एक दो टिप्स हैं ये बहुत काम करते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये आता ही आता है जनरली, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू। या ओवर टू यू सर, बटरिंग मीन्स कैसे कि अगर अगर हम लोग बटरिंग करते हैं तो आपको नहीं लगता ये कभी कभी नेगेटिव चला जाता है, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि ज्यादा स्टूडेंट प्रेशराइज कर रहा है या फिर मक्खन मार रहा है टाइप? सी 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 बेसिकली बटरिंग देखिए, हम एक्सेस में कुछ भी चीज करेंगे वो खराब ही है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बटरिंग हर क्वेश्चन में करना है। अब जैसे मैंने आपको पास्ट वीडियो में बोला था कि थोड़ा बहुत आपको इमोशनल कनेक्ट करना भी जरूरी है, आप हर क्वेश्चन में इमोशनल कनेक्ट नहीं कर सकते, राइट। उसी तरह आप हर क्वेश्चन में या फिर हर आंसर में बटरिंग भी नहीं कर सकते। देयर आर वेरी स्मॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे थोड़ा बहुत बटरिंग या थोड़ा बहुत किसे कहते हैं चापलूसी इंटरव्यू करनी जरूरी है, क्योंकि याद रखिए इंटरव्यूअर ही है उस टाइम पे, उसकी जो ताकत है वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है, क्योंकि वही है जो हाँ करेगा फिर ना करेगा, राइट। और अगर हमें जॉब चाहिए आज के टाइम में तो हमें थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन बटरिंग करना पड़ेगा। और आई थिंक अगर हम किसी को ये बोलेंगे आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज मी, राइट, वो इतना भी ज्यादा बटरिंग नहीं होता, इतना चापलूस नहीं होता, वो थोड़ा सा उनको एक उनकी स्ट्रेंथ बता दिया और हमने उनको, या फिर एक एडवांटेज बता दिया कि सर आप बैठे तो ऑब्वियस बात है आप जो भी जज करोगे सही करोगे। तो आई थिंक वो इतना ज्यादा बटरिंग भी नहीं होता। या ओवर टू यू। ओके ओके। तो सर आपका या मतलब ये है कि हम लोग जो है थोड़ी बहुत बटरिंग होती है बट हम किस वे से कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। 100% किस वे से कर रहे हैं और किस क्वेश्चन पे कर रहे हैं, किस? अगर ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो पहले आउट हो जाएगा, जी 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 जी। कुछ और राइट। सर इसके बारे में क्योंकि बताना चाह रहे हैं?
या इसमें और ये हो सकता है कि एक जैसे इसमें सिलेक्शन का है, सिलेक्शन में साथ में एक दो टिप्स ये हो सकती है कि आप कंपनी की प्रोफाइल जरूर चेक करें एक बार कि कंपनी किस तरह का एम्प्लॉय एक्चुअली हायर करते हैं। अगर बाय चांस मैं अपने फर्म की बात करूं तो बेसिकली माय फोकस इज ऑन स्टेबिलिटी कि एम्प्लॉय अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में या पास्ट जॉब्स में कितना स्टेबल रहा है। मैं वही देख के जनरली हाँ या ना मतलब कैंडिडेट्स को करता हूँ। इसी तरह हर एक इंटरव्यू का अपने अपने क्राइटेरिया होता है। कोई बैकग्राउंड चेक करता है, कोई उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी चेक करता है, कोई उसके मतलब पास पूरा एक मतलब एक रिज्यूमे क्रॉस चेक कराता है किसी थर्ड पार्टी सोर्स से। तो अब अपने अपने क्राइटेरिया है, लेकिन एनी हाउ आपको इसमें आउटशाइन यही करना है, आपको आउटशाइन यही करना है कि बेसिकली इसमें आंसर देते हो जो आपकी सबसे बढ़िया स्किल्स हैं, जहां पे आपको पता है कि ये आपका सबसे बड़ा हैंड होल्डिंग है। देखिए हर एक के पास एक अपना अपना पॉजिटिव एक स्ट्रेंथ होती है, चाहे कोई भी हो, राइट। कोई अगर ये बोले कि मैं बढ़िया एम्प्लॉय नहीं हूं या बढ़िया एम्प्लॉय नहीं हूं, हर एक के पास अपनी स्ट्रेंथ होती है। वो अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा से ज्यादा उसको एम्फोसाइज करें, साथ के साथ थोड़ी बहुत बटरिंग कर दें या फिर एक काउंटर क्वेश्चन कर दें एक पोलाइट मैनर में। और या फिर जैसे जो बताया था कि जो आपकी जो एक्सपीरियंस है जो आपके सीवी में मेंशन नहीं है वो भी आप इसमें बता सकते हो। सर अगर वो एक्सपीरियंस हम लोग जैसे दिखा रहे हैं जो कि हमारी जॉब प्रोफाइल से मैच ही नहीं करता, तो सर उसका कितना बेनिफिट रहता है या फिर उसके डीमेरिट हैं? देखिए बेसिकली अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं और आप बेसिकली ये क्वेश्चन वो है जो अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो या फिर अपना पूरा प्रोफाइल ही स्विच कर रहे हैं तो आई थिंक, जी 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 राइट। हाँ तो बेसिकली देखिए ये हमने शायद डिस्कशन पहले भी किया था, अगर आप प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं सबसे बड़ा यूएसपी आपका एक्सपीरियंस ही हो जाता है कि आपने क्या सीखा। देखिए एक स्टेज पे आने के बाद जब हम वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट या फिर कुछ इस तरह की जॉब्स होती हैं और या फिर आप अगर आपका 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो एक टाइम पे आने के बाद अगर हम टेक्निकल जॉब की बात करें आपको पता है कि हर चीज आपको मैनेज ही करना है, राइट। या फिर आपको जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको कॉमन सेंस और या फिर आपका जो आपका पुराना नॉलेज है वही काम आता है। तो इस टाइम पे जितना आपका एक्सपीरियंस है आप उसके बारे में बताइए कि बेसिकली लेट्स से कि अगर कोई 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रखा है उसी प्रोफाइल में, लेकिन आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है एंड यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस यू हैव अ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स एज वेल एज यू हैव अ गुड मैनेजरियल स्किल्स, उसमें आप अपना आउटशाइन कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में कंपनीज को रिक्वायरमेंट रहती है, आज के टाइम में हर कंपनी चाहती है कि जो भी मैं एम्प्लॉय हायर करूं चाहे चाहे लोअर लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे, चाहे हाई लेवल पे हो, उसको वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करे, वो प्रॉब्लम लेके ना आए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और साथ ही साथ वो अपनी चीजें खुद मैनेज करे, वो बार बार टीम लीडर, मैनेजर या फिर ऑनर के पास ना जाए। तो जनरली हर कंपनी चाहती है कि बेसिकली एम्प्लॉय खुद भी सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायबल। जी जी जी। या ओवर। सर और क्या पर्टिकुलर क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि एक कैंडिडेट के लिए बेनिफिशियल रहेंगे? वो उस पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस द सम टिप्स एंड सम सैंपल मतलब आंसर्स आई हैव रिटन। श्योर सर। सो टिप जैसे बताया दिया है कि जैसे कि लिए आप एक आपकी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, ये आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है वो तो आप देते ही और हर कोई देता है जनरली, लेकिन कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर कोई ACCA कर रहा है या फिर कोई इस तरह की कोई प्रोमिनेंट कोई क्वालिफिकेशन कर रहा है, या फिर कुछ कुछ कैंडिडेट मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि यूपीएससी का मेंस क्लियर करके आते हैं लेकिन इंटरव्यू मेरे मतलब रह जाते हैं अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से, राइट। तो उसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन उस टाइम बता सकते हो क्योंकि उसमें आपकी एक नॉलेज बहुत बड़ी हो जाती है, राइट। क्योंकि उसमें फिर कंपनी अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग सेंटर में भी डाल देती है कई बार, राइट। साथ में आपको सेकंड बता दिए जो आपके स्ट्रेंथ पॉइंट है जहां पे आप शाइन करते हो, तो फिर आप वो बता सकते हो। आप ऐसे अपने अकम्पलिशमेंट बता सकते हो जो आपके सीवी में मेंशन नहीं है। फोर्थ आप ऐसे बता सकते हो कि जो आपको थोड़ा आपको लगता है कि थोड़े जो दूसरे आपके कैंडिडेट्स या कॉम्पिटिटर हैं इंटरव्यू में वो उससे आप थोड़े अलग हो, तो आप वो चीजें बता सकते हो अपने नो हाउ किस तरह। और थोड़ा बहुत आप बटरिंग कर सकते हो या फिर आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो जैसा बताया। जी जी। साथ ही साथ आई हैव मेड सम सैंपल आंसर्स आल्सो, आई थिंक इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर द कैंडिडेट्स। ओके। For an example, the first answer is, over the years, I have acquired relevant skills and experience, which I shall bring to your organization. I have also worked tirelessly on my communication abilities and the teamwork skills, which I will put to use in my future career, which would be in your organization if I'm selected for the position. I have given my 100% effort in my past companies, and this has enabled me to recognize my capabilities and limitations. If I channelize them further, they will bring fruitful results to me and also to your esteemed organizations. तो इस तरह का आंसर आप दे सकते हो
इसमें ज्यादा हमने कोई चापलूसी की बात भी नहीं करी, कोई हम्म, बटरिंग की बात भी नहीं करी, ज्यादा हमने इसमें क्वालिफिकेशन की बात नहीं करी, बट ये एक जनरल एक अच्छा आंसर है जिसमें आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बता रहे हो और साथ के साथ आप ये भी बता रहे हो कि बेसिकली आई विल बी एन एसेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन इफ आई गेट हायर्ड, राइट? ओवर जी टू सर। यू, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? नहीं सर, फिलहाल नहीं है, थोड़ा सा और आप इसे डिफाइन कर दीजिए Okay. प्लीज। All right. So basically, I have written the second answer also. हम्म, This is a wonderful opportunity for me to get interviewed at such a renowned company. आपने कंपनी के बारे में थोड़ा सा बटरिंग कर दिया. Your हम्म, organization will surely prove to be an excellent platform for me to establish my skills and knowledge in the corporate world. हम्म, Even though I am a fresher, थोड़ा बहुत fresher के बारे में इसमें add on कर दिया. Even though I am a fresher, I assure you that I will give my best and work to my full potential so that I can contribute as much as I can towards the growth and welfare of this great brand. देखिए ये थोड़ा बहुत इसमें बटरे भी कर दिया और ये थोड़ा बहुत आंसर उनके लिए भी बना दिया है जो कि फ्रेशर्स हैं एक्चुअली, क्योंकि फ्रेशर के लिए फ्रेशर को नहीं पता था कि मैं क्या बोलूं. जनरली एनी हाउ आज के टाइम में फ्रेशर्स इंटर्नशिप करके आता है, बट समटाइम्स दे डोंट नो दैट व्हाट टू स्पीक ऑन दिस क्वेश्चन. तो ये एक अच्छा आंसर हो सकता है उन फ्रेशर्स के लिए भी. या ओवर टू यू. जी। इसका मतलब सर ये है कि जिस तरह से कैंडिडेट को इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए जो कि जिस कंपनी के लिए वो हायर कर रहा है उसके बेनिफिट पे भी है, और वो अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू, वो पॉइंट अपने शो करे जिसमें उनकी स्किल शो कर रही है, उनका एक्सपीरियंस शो कर रहा है। 100% yes, जी 100% yes. प्लस एज वेल एज देखिए हर कंपनी चाहती है एक एसेट, एक कि कुछ एम्प्लॉय, कुछ सेट ऑफ एम्प्लॉयज ऐसे हों जो कि कंपनी के एसेट बन के रहें आगे तक के लिए, चाहे कंपनी कितनी आगे ग्रो करे या जी ना करे, लेकिन एक कंपनी के लिए एसेट बन के रहें. ओब्वियसली हर कंपनी चाहती है आज के टाइम में माइक्रो से मीडियम, सॉरी माइक्रो से स्मॉल, स्मॉल से मीडियम, मीडियम से लार्ज, हर कंपनी चाहती है बढ़ना आगे और इसी वजह से सब काम भी कर रहे हैं. लेकिन आपको एक चीज बड़ा ध्यान रखना होगा कि हर कंपनी ये चाहती है कि वो जो सेट ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो हर टाइम पे उनके साथ रहें, चाहे वो माइक्रो में हो, चाहे स्मॉल में हो, चाहे मीडियम में हो, चाहे लार्ज में हो, क्योंकि वही एम्प्लॉयज हैं जो आगे चल के इस कंपनी को ग्रो करेंगे और इस कंपनी को आउटशाइन करेंगे. जी या जी। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो सर, थैंक यू सो मच So सर। नेक्स्ट yeah, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। yeah. So next question is, what are your greatest failures या what are your biggest failures? जनरली इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं, अगर बाय चांस अगर बहुत बड़ी टीम हायरिंग होती है या फिर कुछ एक मतलब टीम इंटरव्यू होता है, जी तो या फिर लार्ज एंटरप्राइजेस में होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं, जी। राइट, व्हाट डू यू थिंक इसके क्या आंसर्स हो सकते हैं? तो अगर हम लोग ग्रेटेस्ट फेलियर में भी हमें सोच समझ के ही आंसर देना होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट फेलियर अगर हम बता रहे हैं तो इसका जो है उसका गलत रिस्पांस भी हमें मिल सकता है, एक गलत इंप्रेशन भी हंड्रेड जा परसेंट सकता यस. है। तो 100% यस, 100% यस. मेनली सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी सर। देखिए बेसिकली इस तरह का जो क्वेश्चन है ये हमने पहले भी एक बार शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, बट इट वाज नॉट अ ग्रेटेस्ट फेलियर, इट हम्म, वाज द बिगेस्ट वीकनेस या फिर द व्हाट इज योर वीकनेस. तो जनरली उस वीडियो में मैंने बताया था, आई टोल्ड द स्टूडेंट्स कि बेसिकली अगर वीकनेस हो तो आपको वीकनेस नहीं बतानी, आपको ये बताना है कि बेसिकली उस वीकनेस को आप किस तरह पॉजिटिविटी में लेते हो. जैसे आई एम अ परफेक्शनिस्ट, राइट, एंड आई वांट दैट ऑल माय सर्विसेज एंड ऑल माय प्रोडक्ट शुड बी परफेक्ट. So sometimes to make that service perfect या फिर to make that product perfect, sometimes my works get delayed. उस हम्म, सर्विस को या उस प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने के लिए कई बार मेरा जो काम है डिले हो जाता है. तो जी आपने इसमें अपने वीकनेस ही बता दिया कि कई बार आपका जो काम है वो डिले होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन की वजह से. ओके सेम गोज विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो. आपको इसमें अपना फेलियर बताना जरूर है, लेकिन आपको साथ में साथ ये बताना है कि आपने उस फेलियर से क्या सीखा और उस फेलियर से सीखने के बाद आपकी कंपनी को उससे क्या फायदा हुआ या फिर आपके करियर में आपको क्या फायदा हुआ. सो बेसिकली यू मीन टू से दैट हाउ यू ओवरकम विद दैट, मतलब विद दैट फेलियर. ये वो आपसे ये जानना चाहता है, इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है. या ओवर टू यू. जी। इसका मतलब सर ये है कि जैसे हम लोगों को इस तरह से डिफाइन करना होगा जो कि इस जिसका रिएक्शन है वो पॉजिटिव जाए। जैसे मैं आपको एक अपनी या तरफ से एक आंसर देना चाह रही हूँ सर। इसमें एक अब मेरी पंक्चुअलिटी भी इस तरह की है सर। मेरे से भी क्वेश्चन हुआ था जबकि आप
का बिगेस्ट फेलियर क्या है। तो मेनली मेरा आंसर ये था, क्योंकि मेरे को मैं बहुत ज्यादा पंक्चुअल हूँ, कभी कभी मैं काम में बहुत ज्यादा टाइम लगा लेती हूँ, तो मेरी फैमिली को इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाती मैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा फेलियर हो जाता है मेरे लिए। तो ये थोड़ा, ये काफी पॉजिटिव है जो 100% yes. जी। तो मैं व्यूवर से भी कहूंगी कि आपका आंसर इस तरह का होना चाहिए जो कि कंपनी के बेनिफिट के लिए हो, और जिसमें कंपनी का बेनिफिट है, Right, right. जिसमें आप उनका अपना पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो। जी। Right, 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 right. तो इसको मोनली तो ये जो देखिए, यार रुचिका, सर, इसे मेनली हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्या और क्या पर्टिकुलर आंसर हो सकते हैं इसके लिए? yeah, so I have designed some answers of this question, so let me discuss that. ओके सर। Okay. So first of all, regarding the tips, I have already told you that that you need to share your experiences with what you have done and how you deal with your setbacks. साथ के साथ आप ये बता सकते हो कि आपने क्या याद किया, तो ये दोनों मैंने आपको टिप में बता दिए हैं, बाकी any other students can also note it down. उसके बाद I have given some answers. The first answer is, in a corporate work environment, the basic foundation is built on trust. A client must develop trust with the service provider. And to build that trust, one must clear outreach and every detail of the deal in advance. Once I was dealing with the client for a particular product. To secure the deal, I purposely hid some crucial details. मैंने कुछ अपनी कुछ कंपनीज की या कुछ प्रोडक्ट की डिटेल्स छुपा दी. When the pact was in an advantage state, my client backed out all of a sudden. On inquiring, I come to know that this was a result of hidden cost and terms which I had not explained. To make amends, I apologized to the client. Tough, the client did not sign the deal. He appreciated my honesty. After a year, I was finally able to bring him on board, bring him over the pool, and got him to sign the deal. Although it was a success, I knew I had failed at some point. From that day on, I have been adhering to the ethics of work. You can say it was unprofessional of me. It has been my memorable to never walk that path never again, yeah, ever again. तो ये आपने बता दिया कि मेरा फेलियर ये था कि मेरा क्लाइंट जो था बिल्कुल फाइनल स्टेज पे था, लेकिन मेरे एक गलती की वजह से या फिर मैंने उसको नहीं बताया, क्या छुपाई जो भी है, वो मेरा क्लाइंट छूट गया या चला गया या फिर ही बैक्ड ऑफ. लेकिन उसके बाद मैंने उसको सारी चीजें बता दी, मैंने ट्रस्ट क्रिएट किया, वो सेटबैक से डील किया, उसमें सीखा, उसके बाद में 1 साल बाद उसको टीम में लेके आया या फिर उसको अपने पूल में अपनी कंपनी में लेके आया या लेके आई. राइट, सो दिस इज द ग्रेट एडवांटेज. ओके। ऑलराइट. हाँ जी सर, इसमें सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क? को सर, इसमें एक्चुअली बेसिकली हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो आपका आंसर हो वो एक तो कंपनी के बेनिफिट में हो, और प्लस आप का पॉजिटिव जो है आपका जो कंपनी के लिए आपकी जो ऑनेस्टी है वो शो करता हो, ठीक है, और आप कितना ज्यादा बेनिफिट 100%. देख रहे हो कंपनी के लिए वो ज्यादा शो करेगा आपके आंसर में। तो उस वे में अगर आपको अपने डीमेरिट्स या बल्कि इसमें आई विल, जी या I will also add one thing in your answer. जी जी Generally, I have seen some candidates कि अगर उनसे कुछ भी direct question जाए, so basically they become very negative, और या फिर कई बार they become very hesitant to speak, right? आपको ये याद रखना है कि वो एक इंटरव्यू है. अगर बाय चांस किसी की शादी भी होती है तो उसका जो दूसरा घर होता है उसको भी सब पहले क्रॉस चेक करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके बाद ही जाते हैं, राइट? वाइस वर्सा. तो बेसिकली अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, आपका एक पॉजिटिव आउटपुट होना चाहिए. क्योंकि अगर इंटरव्यू में अगर आप नेगेटिव हो गए तो एक इंप्रेशन उसके पास पहले चला जाएगा कि भैया ये नेगेटिव है और आगे भी काम नहीं कर पाएगा या फिर काम नहीं कर पाएगी, राइट? तो आपका एक पॉजिटिव अप्रोच होना ही चाहिए आपके इंटरव्यू में किसी भी तरह करके, चाहे क्वेश्चन कितना नेगेटिव हो. जी 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 सर, जी जी जी. Okay, so I have one more answer. So basically, I have written one more answer of this question. At some point in your career, you commit a mistake which can cause you embarrassment. I faced it once. Our team was given a task to prepare a presentation about ideas which can improve revenue generation. Each one of us was asked to use a particular font type and font size. By the end of the day, I had totally forgotten this little yet important detail. I prepared
the presentation with great zeal, but I did not pay any heed to the formatting. On the day of presentation, I went ahead to present my slides. When I finally opened the presentation, the font was not clear enough. It was highly humiliating experience for me as my audience could not read anything. I quickly excused myself, unplugged the HDMI cable, and within 5 minutes made a standard formatting change to manage my show. Later, my team members appreciated my ideas, which was a great relief. Everything turned out to be fine at the end. Anyway, it was surely a day of enlightenment for me. As I learned attention to detail of important, या फिर attention to detail is important. Yeah, over to you. Okay. तो सर इसमें ये बताया है कि Yeah. अगर आपने जो प्रेजेंटेशन जैसे इन्होंने बनाई उसके बाद इनको लगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसका फॉन्ट सही नहीं है, अपनी तरफ से उन्होंने 100% दिया था, Yeah. बट उन्होंने उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि उन्होंने विद इन 5 मिनट उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, जिसका जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट जो है लोगों पे भी पड़ा, आगे जो उनके क्लाइंट्स थे उन पे भी पड़ा। तो एक Yeah. तरह से अगर आप अपना डीमेरिट बता रहे हो और वो भी इस वे में बता रहे हो तो काफी बेनिफिशियल है सर। बट सर ये नहीं लगता आपको कि ये जो 100% yes. ये जो सर इन्होंने पॉइंट बताया, ठीक है, तो ये क्लाइंट्स के लिए ऐसे हो सकता है कि क्या पता ये जो एम्प्लॉय है बार बार इस तरह की मिस्टेक करता होगा इसी तरह से, तो ये तो इसका एक तरह से रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू भी जा सकता है सर। नहीं, देखिए बेसिकली इसमें आपने ये भी देखा कि इसमें उसने मतलब बोला है कि फॉन्ट टाइप और फॉन्ट साइज मीटिंग में बोला गया था कि आपको ये यूज करना है, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया। मेन फेलियर ये था कि पॉइंट टू पॉइंट छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पे डिटेल पे ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद वो इतना बड़ा ब्लंडर हो गया एट द टाइम ऑफ शो या फिर एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। राइट, आपको ये चीज बतानी है, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको एक पॉजिटिव आउटलुक लेके चलना है। यू हैव टू वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट द टाइम ऑफ गिविंग इंटरव्यूज। याद रखना है, आपको ये मान चलना है कि बेसिकली मेरे को ऑप्टिमिस्टिक रहना है एंड आई हैव टू बी हैप्पी एट द टाइम ऑफ गिविंग द आंसर्स। अगर आप नेगेटिव होकर चलोगे तो आंसर भी आपके नेगेटिव निकलेंगे। तो इसी वजह से आपको सिर्फ ये बताना है कि ये मिस्टेक मेरे से हुई और इससे मैंने डील कैसे किया। राइट, हम ह्यूमंस हैं, ऐसा नहीं है कि गलती हमारे से कभी नहीं होती, गलती हमारे से हर दूसरे दिन होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वेरी प्रोफेशनल, आपको ये बताना है कि ये मेरा सबसे बड़ा फेलियर था और ये मैंने इस तरह डील किया। बाकी गलतियां होती रहती हैं, जी वी कांट डू एनीथिंग। डेफिनेटली या सर, डेफिनेटली। ओवर टू यू। Yes sir, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। All right. So this is the last question, and I think according to me, it is very important because when I joined the company, when I was working in some company, so basically this is the question I was asked by my interviewer: how do you deal with the feedback and criticism? So that's why I have put this question in the last, and I will discuss this question in detail also. Right, so basically any tips or any questions or any answer, any suggestion you have regarding this kind of question? सर एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मी अगर आप मुझसे पूछते तो मैं अपने फीडबैक में जरूर बताती कि मुझे कई कई तरह के मतलब नेगेटिव फीडबैक्स भी मिले हैं और कई तरह के पॉजिटिव फीडबैक भी मिले हैं, बट जैसे कि आप अभी तक बता रहे हो कि अपना पॉजिटिव फीडबैक बताना जरूरी होता है, पॉजिटिव साइड बतानी बहुत जरूरी होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें मैं यही बताती कि मेरे को जो फीडबैक मिले हैं वो मैंने नेगेटिव भी जो मुझे मिले हैं वो मैंने थोड़े से पॉजिटिव वे में उनको लिया, और जो क्रिटिसिज्म मुझे मिला है उसे मैंने पॉजिटिव वे से लिया, उसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि हर चीज को एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। चाहे Right. लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उस time 100%. अगर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो फिर 100%. आपके लिए फिर वो किसी के लिए भी सही नहीं रहता। बट अकॉर्डिंग टू मी सर, इसमें 100%. इसमें एक पर्टिकुलर आंसर होना बहुत जरूरी है। तो मैं इसमें Yeah. सिर्फ ये बता पाती कि मेरा फीडबैक जो है मैं एक्सेप्टेंस पे बेस्ड जरूर है, कि चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है सर। इसको एक बार आप Yeah. 100%. 100%. एक बार सर आप इसका सही Okay. तरीके से अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो। देखिए बेसिकली इसमें आंसर से तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें पहले डिस्कस करते हैं थोड़ी बहुत टिप्स कि इसमें जी आंसर क्या हो सकते हैं। जी देखिए कंपनी चाहे, अब ये क्वेश्चन ऐसा
है ये हर कंपनी में फिट बैठता है, और हर एम्प्लॉय को कभी ना कभी कंपनी में एक ऐसा टाइम आता है कि कभी फीडबैक या क्रिटिसिज्म का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक हो, चाहे वो नेगेटिव फीडबैक हो, चाहे वो क्रिटिसिज्म एम्प्लॉयर से हो, चाहे वो खुद के कलीग से हो। लेकिन ऐसा टाइम जरूर आता ही है कि होता ही है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंसान है, ह्यूमंस है, थोड़ा बहुत तो होता ही होता है हर जगह, राइट। लेकिन आपको ये चीज रखना है, आई ऑलवेज से वन थिंग, जो मेरे बॉस ने मेरे को सिखाया, फिर मैं अब कंपनी में यहाँ पे भी बोलता हूँ, फीडबैक इज ऑलवेज फीड फॉरवर्ड। ये चीज मेरे को उस टाइम पे एक बोल्ड लेटर्स में मेरे को इंटरव्यू ने बोली थी उस टाइम पे, आफ्टरवर्ड्स वो मेरे बॉस बने, काफी कुछ सिखाया, राइट। लेकिन he told me one thing, that मानो feedback is always a feed forward, and regarding the criticism, when you will go ahead, there will always be a criticism. अगर आप कुछ सही स्टेप लोगे, then there will be मतलब criticism, अगर आप गलत लोगे तो होगा ही होगा, right? There will always be a set of people जो आपको criticize करेंगे, and there will be always a set of people जो आपको हमेशा feedback देंगे। वो feedback आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके खुद के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, आपका सीनियर भी हो सकता है, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, right? So basically how you will deal with it? So basically what I have answered at that time कि sir basically with the feedbacks, मतलब when I sat in an interview कि sir, see, feedbacks are always welcome, and that's why I'm sitting here in front of you, because of my feedbacks I got my button from my parents and from my teachers and from my friends. That's I'm sitting in front of you and giving an interview. And criticism, see, basically I do not pay much heed to the criticism, although if the criticism is correct for my work, then 100% I try to make things right. But if the criticism is wrong, so I do not pay heed to any one of the criticism or the critics, right? So इस तरह का आंसर मैंने दिया था, और ये बॉस ने भी मेरे को कहा था कि फीडबैक्स आर ऑलवेज फीड फॉरवर्ड। तो एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें टिप्स एंड सैंपल आंसर्स में। जी सर, इसको एक सिंपल तरीके से किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमें कभी फीडबैक और क्रिटिसिज्म को हम जैसे कि आपने जैसे ये क्वेश्चन भी है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन किसी कैंडिडेट से पूछा जाता है तो वो किस तरह से पर्टिकुलरली आंसर करे? Fair enough. So I have written one answer. Sorry, 3 answers in fact. So see, basically 100% while giving this answer you have to be very confident. Plus you have to confident about your work. Plus you can't be stubborn. Because basically I have asked this kind of questions in my interviews also when I was taking an interview with the candidates. So sometimes people are a bit stubborn. वो थोड़ा resist भी करते हैं बोलने से कि feedback क्या होना चाहिए, क्या criticism होना चाहिए, या फिर कई बार वो थोड़े से I will say they are a bit rude while giving this kind of answer कि बेसिक, और या फिर एक आंसर कॉमनली आता है कि सर हम तो काम करने आते हैं बेसिकली, और जब हम काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो हम इन चीजों पे वो नहीं ध्यान देते, जो कि एक नेगेटिव अप्रोच है, क्योंकि हम ह्यूमन से थोड़ा बहुत ध्यान जाते जाता है, चाहे कोई भी हो, राइट। साथ के साथ यू हैव टू वेरी ट्रू टू योर आंसर, प्लस यू हैव टू वेरी कॉन्फिडेंट। सेकेंड वन, दैट आप थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल रह सकते हो, या चेंजेस के लिए आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आपको आपका बिहेवियर या आपका आंसर इस तरह का होना चाहिए कि आप क्या फ्लेक्सिबल हो किसी भी तरह के चेंजेस के लिए, किसी भी तरह फीडबैक के लिए, किसी भी क्रिटिसिज्म के लिए। साथ के साथ मैंने थर्ड टिप में मेंशन किया है, दैट ऑलवेज बिलीव दैट फीडबैक आर फीड फॉरवर्ड्स, कि जो हमारे फीडबैक्स हैं हमेशा फीड फॉरवर्ड होते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो, लेकिन एक हमें सोचने मजबूर जरूर करते हैं कि क्या करना चाहिए था, राइट। सो अब सैंपल आंसर से बढ़ते हैं। फर्स्ट आंसर, to error is human, and I too have faltered at times in interpreting a client's company's briefing and or expectations. However, maintaining a cordial relationship with the client as well as with my seniors helps me discuss and resolve the gaps without any fear or distress. ये एक आंसर एक अच्छा हो सकता है। ये जनरली एक आंसर मैंने किसी का कॉपी किया है। ये आंसर एक KPMG में बेसिकली व्हेन आई वाज ऑन ए थर्ड पार्टी पेरोल, सो बेसिकली KPMG में एक कैंडिडेट ने एक आंसर दिया था एंड तो शी गॉट सिलेक्टेड, राइट। तो बेसिकली एक माइंड में रह जाता, तो बेसिकली ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है कि एक गलतियां इंसान से होती हैं, और कभी कभी क्लाइंट और कंपनी के बीच की ब्रीफिंग का कोई गैप रहता है और कुछ फीडबैक या क्रिटिसिज्म होता है क्लाइंट या कंपनी के बीच में, तो मैं उसको फिल करने में बहुत ज्यादा आगे रहता हूँ, और मुझे कोई फियर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं किसी को कुछ भी डिस्कस करने के लिए, ना तो मेरे सीनियर से, ना मेरे कलीग से, ना मेरे क्लाइंट से, राइट। सेकंड आंसर हो सकता है, आई हैव लर्न दैट इट इज बेस्ट टू टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली. Feedback and criticism help one to look at things from a different perspective, which results in a better understanding of the situation. It ultimately helps one gain useful insights into one's strength and weakness. ये आंसर कुछ मिलता जुलता मेरे वाले आंसर से, जो कि मैं उस टाइम देखा था, थोड़ा सा और अच्छा करके लिख दिया है.
राइट, कि एक क्रिटिसिज्म को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। फीडबैक और क्रिटिसिज्म हेल्प ही करते हैं आपको एक डिफरेंट दूसरे नजरिए से सोचने का। साथ के साथ ये आपको एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज देते हैं कि आपकी वीकनेस पहचानने का और आपकी स्ट्रेंथ पहचानने का, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है उस पर तो आप काम कर रहे हो, लेकिन जो वीकनेस है उस पर आपको काम करना है, और वही आपको पैसे कमा के देगा और आपको आपकी वैल्यू एडिशन करेगा आपको आगे करियर में, राइट। लास्ट आंसर इज at certain points apart from work, home and growth, there is no place to pay heed on criticism. ये एक आंसर थोड़ा सा रूड वाला दे दिया है, लेकिन इसमें पोलाइट वे में आप इसको बोल सकते हो कि ये जनरली उनके लिए जिनके पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस होता है, कि एट सर्टेन पॉइंट मैं अपने काम में, घर में, अपनी ग्रोथ में, कंपनी ग्रोथ में इतना बिजी हो जाता हूँ दैट आई नॉट पे जस्ट हीड टू दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। लेकिन हाँ, इसका नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिव काउंटर क्वेश्चन इंटरव्यू ये कर सकता है कि कई बार क्या पता वो सही हो क्रिटिसिज्म, राइट। सो बेसिकली इस तरह के आंसर डिपेंड करते हैं उस टाइप की सिचुएशन क्या है, और आप उसी टाइप से आंसर दे सकते हो। ये वाला ओवर टू यू सर। जो आपने थर्ड पॉइंट जो इसमें जो थर्ड टिप्स है जो आपने बोला, ये फीडबैक आर फीड फॉरवर्ड्स, तो इससे इसका मेन मेन मतलब क्या है सर इसका? देखिए, फीडबैक्स क्या होता है कि जिंदगी में आपको जितने फीडबैक मिलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो, वो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए ही काम आएंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हम बीच में अगर मैं बिग बैन की बात करता हूँ, हम हर्ष से हम लोग फीडबैक मंगा देते स्टूडेंट के, क्योंकि बेसिकली एट दैट टाइम वी वर वेरी न्यू टू द कोचिंग इंडस्ट्री, वी वर वर्किंग ओनली एज एन एजुकेशन कंसल्टेंट। वो फीडबैक इसी वजह से कि हमें पता लगा कि वेयर वी आर लैकिंग इन इंडस्ट्री में, और स्टूडेंट के सही मायने में डिमांड क्या है, राइट। तो वो उसी डिमांड पे हमने काम किया, और आज आप ये देख रहे हो कि बेसिकली टचवुड लॉकडाउन में भी हमने काम किया, राइट। और लॉकडाउन में हम टीम बढ़ाने की सोच रहे हैं, या फिर हम अपनी लैंग्वेजेस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली टू वर्क ऑन द फीडबैक्स ऑफ द क्लाइंट्स, ऑफ द एम्प्लॉयर और ऑफ द कलीग्स और ऑफ द जूनियर और द एम्प्लॉइज बहुत जरूरी है एक कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। अगर फीडबैक पर काम नहीं होगा, कंपनी 1 साल ग्रो कर लेगी, 2 साल करेगी, लेकिन तीसरे साल डूब जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल ask.com, वो लोग बढ़ते रहे, लेकिन कभी फीडबैक पे काम नहीं किया, इसी वजह से कंपनी डूब गई, वो इतनी बड़ी कंपनी। और स्टार्टअप्स इसी वजह से डूब जाते हैं, कई बार फंडिंग बहुत होती है, फीडबैक पे काम नहीं होता और इसी वजह से डूब जाते हैं। जी जी जी। तो फीडबैक मेनली जो फीडबैक्स है उसे हम किस तरह से लेते हैं, ये मैटर करता है। तो फीडबैक चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इसे हमें पॉजिटिव वे में देख करके मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। ठीक है सर। देखिए, इसमें एक एडिशन और हो सकता है। जी जी। कस्टमर बहुत डायनेमिक होता है हर कंपनी में, और अगर कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, चाहे वो इंडिया की बात करें तो बहुत चॉइसेस होती हैं कस्टमर के पास, राइट। उसको अगर अच्छा नहीं लगा वो दूसरे पास एकदम चला जाएगा। हाँ जी। लेकिन लॉयल कस्टमर 2 तरह के होते हैं आपके पास, जो आपके साथ एक तो बंदे रहें, या फिर एक जो आपको फीडबैक दे। याद रखिए कि कस्टमर जो आपको फीडबैक देगा वो आपका वन ऑफ द लॉयल कस्टमर है, जिसने आप पे आग बन करके ट्रस्ट किया था। अगर वो आपको बार बार फीडबैक दे रहा है, इसका मतलब ही इज वेरी लॉयल, राइट। जब भी उस पर काम करना जरूरी है उनका, क्योंकि वो अगर उनका बस चलेगा वो क्या करेंगे, या तो रिफंड के लिए डाल देंगे, उनका कुछ नहीं जा रहा है, और या फिर वो कहीं कहीं मतलब आपका स्विच कर जाएंगे, किसी और कंपनी में स्विच कर जाएंगे। लेकिन जो कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है रेगुलर, इट मींस ही और शी वांट्स टू स्टे, वन वांट्स टू स्टे, प्लस ही इज अ लॉयल कस्टमर। तो ये होना बहुत जरूरी है हर कंपनी में फीडबैक में। राइट 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 सर, राइट। Yeah. और कुछ आप स्पेशल इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हो जो हमारे व्यूअर्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सर? देखिए, एक सबसे 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो व्यूअर्स को जानना जरूरी है, जो स्टूडेंट्स को समझना और कैंडिडेट को समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज, देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो अपना सीवी ऐसी कंपनी में दे जाते हैं, राइट। अगर देखिए, अगर आपको जॉब की बहुत जरूरत है या कुछ भी है तो बात अलग है, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप जैसे कंपनी की मार्केट वैल्यू है, वैसे उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की भी मार्केट वैल्यू है, क्योंकि एट द एंड वो एम्प्लॉय उस कंपनी को ही रिप्रेजेंट करता है ना। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि अगर बाय चांस आप ऐसी अपनी सीवी डाल जाओगे, आप अपनी ऐसी सीवी बांटते चले जाओगे, तो कंपनी विल रिस्पेक्ट दैट। कंपनी उसको देखेगी भी नहीं, एचआर के पास तो पहुंचेगा नहीं, पहले रिसेप्शन पे फाड़ के फेंक देंगे उसको। ऑलवेज 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 क्रिएट योर प्रोफाइल, अपनी क्लिनिकल प्रोफाइल बनाइए, अपनी नौकरी की प्रोफाइल बनाइए, जो कि अगर कंपनी देखे तो उसको लगे कि हाँ, कि यस वी आर मीटिंग विद समवन गुड पर्सन। इफ यू टॉक अबाउट द मैनेजमेंट पर्सन, राइट। ट्रेनर्स के तो ट्रेनिंग के या फिर जो टेक्निकल पर्सन उनका पोर्टफोलियो देख के पता लगता है, राइट। तो जो ये चीजें हैं, ये आपको एक समझनी बहुत जरूरी है कि दैट यू हैव अ सर्टेन मार्केट वैल्यू एंड बी प्रोफेशनल। सेकंड थिंग,
इंटरव्यू क्वेश्चन से ज्यादा सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की है। बेसिकली इस तरह के भी कैंडिडेट्स देखे हैं मैंने जहां मैं काम करता था या फिर जब मैं अपनी कंपनी में करता हूँ कि दे डोंट हैव अ नॉलेज टू सिट। उनको ये नहीं पता कि उनको बैठना किस तरह का है। वो इस तरह बैठ जाते हैं कि बेसिकली उनका कि शायद इंटरव्यूअर वो है और इंटरव्यूअर जो ले रहा है वो खुद एक इंटरव्यू करके बैठा हुआ है। सो बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू वेरी पॉजिटिव। बहुत सारे कैंडिडेट्स पॉजिटिव नहीं रहते। मैं एक कैंडिडेट है, मैं फिर एक एग्जांपल लेता हूँ। अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से शी वाज डिफरेंटली एबल्ड, राइट, और शी वाज वेरी गुड व्हेन आई वाज टेकिंग एन इंटरव्यू, बट द ओनली इशू वाज दैट शी वाज रूड। अगर वो बेसिकली इंटरव्यूअर की ही रेस्पेक्ट नहीं करेगी व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यू, हाउ कैन समवन एक्सपेक्ट कि बेसिकली वो आगे से कंपनी में कलीग्स की या फिर बात मानेंगे सीनियर्स की। सो बेसिकली शी वाज गुड एंड बहुत बड़े कैंडिडेट थी, बट एट द एंड शी वाज रूड। That's why she wasn't selected। तो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, तो आपको हर चीज पे काम करना होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी अगर आपको रिजेक्ट करती है, कंपनी से कॉल बैक नहीं होता, क्या पता कंपनी का क्राइटेरिया ये हो कि वो हायर कर रहे हो 20,000 वाला बंदा और आप डिमांड करो 50,000 की। तो डोंट बी डीमोरलाइज। कंपनी का बैकग्राउंड इसी वजह चेक करना बहुत जरूरी है कि वो मतलब क्या पैसे देती है। अगर आप फुल टाइम के लिए हो, पार्ट टाइम और फ्रीलांसर पे मतलब वैलिड नहीं होता। जी 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 जी। तो सर आज हमने बहुत ही अच्छे टिप्स और ट्रिक्स लिए हैं सर आपसे। जो हमारे मेन क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने व्हाई शुड एनी कंपनी हायर्स यू का आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और बिगेस्ट फेलियर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो आपने डिफाइन किया, और हम जो हमारी फीडबैक्स और क्रिटिसिज्म है वो किस तरह से आपको डिफाइन करनी है जब भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये सर, ये सेशन हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा। और व्यूवर्स, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते 100%। हैं मानव सर से रिगार्डिंग इंटरव्यू स्किल्स, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर 8130968333 है। और आप एक और नंबर डायल कर सकते हैं 9805371026। ये मेरा नंबर है। माय नेम इज रुचिका। अगर आप सर से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 9805371026। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। All right. Okay. Thank you. ओके सर। Okay. Thank you. Okay. Bye-bye.